हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, हर किसी का ख्वाब होता है कि सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स को, तो फर्स्ट एग्जाम्स को एक बेहतरीन रैंक के साथ जो है क्वालिफाई करना। बट सीएसआर नेट की अगर बात करें तो वो आपसे मांगती है आपका पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशंस और सैक्रिफाइसेस। अगर आप इन सारी बातों को देने के लिए तैयार हो और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते हो, तो एक दिन ना एक दिन आप जरूर इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हो और उसी के साथ साथ एक बेहतर रैंक के साथ आप क्वालिफाई करते हो। तो ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज आप सभी के सामने एक ऐसे कैंडिडेट्स की जो है हम देखेंगे, बात करेंगे उनसे, जिन्होंने इस एग्जाम्स में एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग जर्नी को जो है उन्होंने तय किया है इस क्वालिफिकेशंस के लिए। तो उनकी जर्नी क्या रही, उनके क्या अप एंड डाउन्स आए, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या डेडिकेशंस रहे, तो हर एक चीज के बारे में हम उनसे ही जानते हैं, उनकी ही कहानी को। तो हेलो। हाय सर। हेलो। तो अपने बारे में गुड थोड़ा इवनिंग। बताइए हमें। सर मेरा नाम शिवानी है। मैंने 2022 में अपना एमएससी कंप्लीट किया है। मेरा ये दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट जो 2025 मार्च फर्स्ट को हुआ था, उसमें जेआरएफ क्लियर किया है विद 85th रैंक। और यस सर। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही है सीएसआर नेट की? 85th रैंक है सर। ओके, तो 85th रैंक रही है यस आपकी सर। जेआरएफ में। यस सर। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू सर। मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। इट वाज योर सपोर्ट सर। अब मुझे ये बताइए, 2022 में आपका एमएससी हुआ, 2024 में आप दिसंबर में, मतलब लगभग एंड के ऊपर ही आपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। अब ये जो दो यस साल रहे, ये 2 साल आपने क्या किया और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, थोड़ा बताइए हमें। सर, बाय एंड ऑफ एमएससी तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि नेट करना है। मतलब वो माइंडसेट में नहीं था, वो प्लान में नहीं था। बस जस्ट फिगरिंग आउट कि आगे क्या रहेगा। बाय द एंड सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, मैंने डिसाइड किया कि चलो नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो गया वो बहुत वेग गया था। मतलब नो प्रिपरेशन, नो, ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में। जो नेक्स्ट, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आईफास से जुड़ी और मोटिवेशन आया था कि अब ये नेट को करना है क्लैरिफाई, क्वालिफाई, क्योंकि सारे पर्क्स देखे और आगे का पाथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिसाइड किया। तो फिर जो ऑफलाइन बैचेस उस समय चल रही थी, उसके साथ जुड़ के मैंने प्रेप चालू किया बाय यूजिंग वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड होते थे एंड टेस्ट सीरीज वगैरह। लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें मेरा पीएचडी ओनली 95 परसेंटाइल के साथ क्लियर हुआ था। बट जेआरएफ और एलएस वगैरह नहीं हो पाया था। तो ये अटेम्प्ट मैंने मेरे नोट्स वगैरह यूज करके और टेस्ट सीरीज, और मेनली जो पीवाईक्यूज का अपडेटेड वाला बुक है, वो सेक्शन वाइज है। तो सारे पीवाईक्यूज लगाकर एटलीस्ट 2 से 3 बार फिर ये अटेम्प्ट क्लियर किया। फिर इस अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो गया। यस सर। अब आपने इतनी लंबी प्रिपरेशन जर्नी को तय किया है, तो अप एंड डाउन्स तो यस। ऑब्वियसली आए ही होंगे। ठीक है, तो अगर यस सर। आपको वो शेयर करने हैं तो आप ज़रूर बता सकते हो आप एस्पिरेंट्स लोगों को, आपके जूनियर्स लोगों को। सर पहले तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि इसके पहले कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो मैंने एम नहीं किए थे। मतलब मैंने नीट वगैरह के लिए भी एम नहीं किया था। बीएससी और एमएससी ही मेरा डिग्री था। सो आई हैड जीरो आइडिया अबाउट नेगेटिव मार्किंग, आई हैड जीरो आइडिया अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम। वो सबसे बड़ा पहला स्ट्रगल था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक सारे सब्जेक्टिव पेपर दिए थे। ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है सब्जेक्टिव से। तो वो एक चैलेंज था बहुत बड़ा, और वो फिगर आउट हुआ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में 2 अटेम्प्ट के बाद। उसके अलावा थोड़ा बहुत स्ट्रगल था कि मतलब मुझे नहीं लगता कि 13 चैप्टर्स नीडेड थे, तो मैंने वो कट शॉर्ट करके 8 किए। वो फिगर आउट किया कि 8 चैप्टर में ये हो जाना है।
बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, प्रियांशु सर की शॉर्ट्स देखे, उसमें उन्होंने गाइड किया था कि 8 यूनिट्स वर सफिशिएंट। उसके अलावा सर मुझे स्ट्रगल बिसाइड द फैक्ट कि कॉम्पिटिटिव नहीं पता था, दूसरा स्ट्रगल थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का था, मतलब कि घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या मोटिवेशन कभी कभी डाउन हो रहा है, और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन था। 1 साल मैंने कंप्लीटली इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारा डिलीट किया है, मेक श्योर करने के लिए कि ये हो जाए। और पहले अटेम्प्ट में मेरे से जो गलती हुई थी, मैंने पीवाईक्यूज उतने नहीं सॉल्व किए थे। मतलब आई डिड द थ्योरी पार्ट, पर मैंने उसको अप्लाई करके नहीं ट्राई किया था, तो वो एक गलती हुई थी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो सॉल्व किया कि मैंने एटलीस्ट 3 बार सारी पीवाईक्यूज को लगा लगा कर प्रैक्टिस की, तो वो गलती हुई थी। बाकी तो माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, Taifa's family was very supportive, friends are very supportive, तो ऐसा कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं आया था। अब मुझे ये बताइए, आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सीएसआईआर नेट एग्जाम्स के लिए? सर मैंने पूरा सिलेबस नहीं टारगेट किया, क्योंकि मेरा बॉटनी बैकग्राउंड है। मेरी जो बैचलर्स है वो ऑनर्स बॉटनी है, तो मैंने जुओलॉजी और बाकी मतलब पार्ट्स जो हैं उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरा जुओलॉजी बहुत वीक था, प्लस मास्टर्स में भी बॉटनी बैकग्राउंड है, तो जुओलॉजी वाज नॉट, आई वाज नॉट इन टच विद द बैकग्राउंड ऑफ जुओलॉजी। सो आई टारगेटेड 8 यूनिट्स। I went for molecular biology, then I went for cell biology, उसके बाद मैंने किया था evolution, ecology, genetics, methods, और 6 हुए ना। उसके बाद सेल सिग्नलिंग के कुछ पार्ट किए थे मैंने, और डाइवर्सिटी थोड़ा बहुत किया था। और 8 यूनिट कौन से थे, एक सेकेंड, मॉलिक्यूलर, सेल बायो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मेथड्स, और थोड़ा बहुत, हाँ, डाइवर्सिटी, और ये सिग्नलिंग का कुछ पार्ट, और प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। हाँ, मैं अपना सब्जेक्ट भूल गई, प्लांट फिजियोलॉजी। चलो, कोई ना। अब मुझे ये बताओ कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा गया मेरा। ओके। जेनेटिक्स बहुत अच्छा गया, केसी सर का गाइडेंस, क्योंकि हमने उसमें बहुत क्वेश्चन लगाए थे। केसी सर ने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के बाद 5 से 6 क्वेश्चन लगवाए थे मिनिमम, जो कि आते हैं पेपर में रिपीटेड, वो पैटर्न के क्वेश्चन थे। तो जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया था, और वो बहुत ही थोड़े मैथमेटिकल, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, से थ्योरी कम, तो वो बहुत अच्छा गया था। मेरा इकोलॉजी बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था, सेम अगेन वीडियो लेक्चर्स के कारण। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रांशु सर ने पढ़ाया था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि उसका भी जो थ्योरी था, मतलब वो जो वीडियो लेक्चर्स का थ्योरी है वो सफिशिएंट है। मतलब मेरे वीडियो लेक्चर्स थोड़े पुराने थे, तो मैंने जो यूट्यूब पे सीरीज चल रही थी उस समय, महाकुंभ की, और दूसरी जेआरएफ एक्सप्रेस, तो वो पूरा अपडेट होके, वो ये 4 यूनिट मेरे बहुत स्ट्रांग थे। दीज वर द मेन वंस। और सबसे हार्ड यूनिट आपको कौन सी लगी फिर अब? सर मैंने बायोकेमिस्ट्री ट्राई किया था, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा मेरा शुरू से वीक है, तो वो नहीं हो पा रहा था। प्लस इवोल्यूशन में जो स्टार्टिंग में थ्योरीज हैं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो मुझे नहीं हुआ, तो मैंने स्किप कर दिया था। बाकी एज सच मेथड्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट वो स्टिल मैनेज हो गया था, तो एवरीथिंग वाज फाइन। क्योंकि मैंने जो यूनिट्स मतलब ऐसे थे जो बहुत कठिन लगते हैं मुझे, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, तो वो मैंने स्किप कर दिए थे। मैंने उधर ध्यान देने के बजाय जो मेरे बेटर पोर्शन से, जो मेरा बेटर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, उस पे फोकस किया। तो इधर अपना 30% और इधर 70 करने के बजाय मैंने जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स रहे हैं उसमें अपना 100 देने का ट्राई किया था। अब मुझे ये बताइए कि व्हाई सीएसआईआर नेट?
आपको सीएसआर नेट को ही क्यों चूज करना था? सर मेरा बहुत जॉब पर्सपेक्टिव से था। आफ्टर एमएससी डिसाइड करना था कि आगे क्या करना है। मतलब आफ्टर एमएससी नहीं, बट ड्यूरिंग एमएससी भी आई वाज फिगरिंग आउट कि क्या करना है आगे। और बिकॉज ऑफ surrounding also, and when I was looking at my professors also, I found the job of a professor very something that I would like to have in the future. Like I see myself teaching. I love teaching, and I love the job. I love the profile. I love the everything about it. Plus, जो हमारी एमएससी डिसर्टेशन होती है, that made me a little more interested towards research. तो that was my first intention towards getting a tangent towards CSIR net. उसके बाद एग्जाम के बाद का जो प्रोफाइल है कि आप अगर जेआरएफ क्लियर करते हो तो द स्टाइपेंड यू गेट, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट of working in a good CSIR lab or somewhere is another thing that interests me, but mainly because of the job profile of an assistant professor. I love that job profile. मुझे ये बताइए कि आपके इंटायर जर्नी में आपका क्या मोटिवेशंस रहा? इतने लंबे समय की आपने जर्नी इसके लिए दौरान प्रिपेयर किया, 2 साल आपके चले, तो इतने लंबे समय तक के लिए आपने किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखा, या आपका क्या मोटिवेशंस रहा? सर टू बी ऑनेस्ट इनिशियली मोटिवेशन उतना हाई नहीं था, क्योंकि द फैक्ट दैट मैंने पहले कभी कॉम्पिटिटिव नहीं दिया है। मैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए माइंडसेट था मेरा प्रिपेयर्ड शुरू से, कि 7 दिन का पेपर होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स, आप 11 दिन पढ़ते हो और आपका जर्नी खत्म हो जाता है। आप रगड़ के से लग के 11 दिन पढ़ते हो, 6 घंटे 7 घंटे, एंड यू स्कोर वेरी हाई इन द एग्जाम्स। अनलाइक सेमेस्टर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लॉन्ग टर्म थिंग होते हैं। मतलब आपको ऐसे लंबे समय के लिए मोटिवेटेड एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वो चीज कंप्लीटली एब्सेंट थी मेरे में। मतलब आई वुड स्टडी फॉर 5 days 6 days for 6 hours 7 hours, and then the motivation automatically नीचे आ जाती थी, and I used to waste a lot of time in other activities. तो इनिशियली जो मैंने प्रेप किया था उसमें आई वाज नॉट दैट मोटिवेटेड। इवेंचुअली फिगर आउट किया कि अगर ये एग्जाम चाहिए, if I want my dream job, if I want to give the kind of life my parents have given me back to them and to my future self, I'll have to somehow be consistent with everything. So, dream of having the kind of life I wish for was a big motivation for me. Then, जो पहला एग्जाम पीएचडी से निकला, वो जो थोड़ा सा डिफरेंस था 95 परसेंटाइल से 97 का, बहुत लोग 95 तक आ जाते हैं। वो 3 परसेंटाइल कवर करना मेन वो रहता है, मतलब बिग स्टेप रहता है। सारी सीढ़ियां तब तक छोटी छोटी, 95 तक। 95 से 97 का जंप थोड़ा सा कट, 98 99 का जंप थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो वो 95 आने के बाद आई फेल्ट लाइक आई कैन डू दिस। मतलब उसके पहले थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ डाउट था, वो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना कि भाई हो जाएगा। थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा बनाएंगे अपने आप को, रूटीन बनाएंगे तो हो जाएगा। वहां से फिर मोटिवेटिंग फैक्टर सिर्फ ये था कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एट दैट पोजिशन। क्योंकि अगर मैं सीएसआईआर नेट जो एक एग्जाम मैंने अपने लिए सोचा है पहली बार, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग लाइक 5 years with the botany subject, the subject I love. It's the subject I really admire, and I like studying, and I don't feel, मतलब मुझे भारी नहीं होता पढ़ते पढ़ते कि थक गए, वैसा नहीं लगता। तो इतनी मेहनत करने के बाद कोई पॉइंट नहीं है अगर एक एग्जाम नहीं निकल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। उसके बाद मोटिवेशन आती जाती रहती है, कंसिस्टेंसी और स्केड्यूलिंग हेल्प करता है। तो एक स्केड्यूल बनाया कि इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे पढ़ना है, फिर खाना खाना है, फिर इतने से इतने पढ़ना है, फिर सो जाना है, फिर इतने से इतने पढ़ना है, फिर खाना खाना है। तो वो खाना, सोना और पढ़ाई, 3 चीज ऐसे
लूप में चली अगले 2-3 महीने। तो एट टाइम्स मोटिवेशन अगर हिल भी रहा है, तो अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो, आपने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखा है जो स्टडी फोकस्ड है, और आप कॉन्स्टेंटली एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, आपने एक लॉग बुक तैयार करके रखी है, आपके पास एक प्लान है, हम उस प्लान में अगर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन सॉल्विंग और रिविजन्स डाल के रखें, तो वो हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बहुत सही है और बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताया। अब मुझे ये बताओ कि जो भी प्रेशर आता था पढ़ने के बाद या सैचुरेशन सा होने लगता है कुछ समय के बाद, ऐसा लगता है कि यार मैं तो पढ़ रही हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से आपने उससे को ओवरकम किया? सर ऐसा बहुत होता था, जब पीवाईक्यू सॉल्व करूँ तो अगर लगातार 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो उस पॉइंट पे तुरंत एग्जॉर्शन आ जाता है। या फिर कॉन्टिन्यूअसली कोई सब्जेक्ट है, अपना अपना सब्जेक्ट अपना अपना डिमांड करता है टाइम। तो जैसे मुझे बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत पसंद है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन लगा था, सारे एंजाइम, सारे कोफैक्टर्स, सब नाम याद करना, ड्रग्स के नाम याद करना। सो जब वो एक 15 डेज का पीरियड हो जाता है सेम सब्जेक्ट पर, तो एक्सर्शन आ जाता है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड लगता है। उस पॉइंट पे या तो मैंने सब्जेक्ट स्विच किया है, कि मतलब अगर मैं मोल बायो से सैचुरेट हो रही हूँ, तो मैं कुछ इकोलॉजी से ऐसा उठा लूंगी जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, जो मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है। तो या तो मैंने सब्जेक्ट स्विच किए थे। अगर मुझे थोड़ा सा प्रेशर के कारण ऐसा लग रहा है कि मेंटली वीक लग रहा है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड लग रहा है, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखनी, या छोड़ दी पढ़ाई 2-3 घंटे के लिए, कुछ एक मूवी उठा के देख ली। या मेरा जो मेन था कि आई यूज टू कॉल फ्यू पीपल दैट आई रिलाई ऑन, few of my friends, few of my family members, and I used to talk to them for a while. And कॉल में ही I used to figure out कि ठीक है, ये हो रहा है और इसका सोल्यूशन ऐसा रहेगा। सो ये मेरे 3 वो थे कोप अप करने के लिए। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आपका इस इंटायर जर्नी में आपने लगभग 2 बार या 3 बार पेपर दिया हो, तो आपके यस एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था और किस तरीके से आपने खुद को जो है एक आइडियली प्रिपेयर किया एग्ज़ाम हॉल के लिए? सर, बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल का। मतलब इट डिपेंड्स अ लिटिल बिट ऑन योर लक ऑल्सो, कि आपका एग्जाम हॉल कैसा है। क्योंकि फर्स्ट एग्जामिनेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं गया था। इट वाज अ ओके सेंटर, मतलब सेंटर बहुत वेरिएबल है। कुछ सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, वेल फर्निश्ड हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ सेंटर्स की हालत बहुत बुरी रहती है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज तो ओकेश। जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, मतलब इसके पहले वाला जो पीएचडी वाला अटेम्प्ट था, द एग्जाम सेंटर वाज इन अ हॉरिबल कंडीशन। इट वाज अ 7 by 7 का रूम, जिसमें हम 15 से 20 लोग बैठे थे, एंड इट वाज सफोकेटिंग बहुत ज्यादा। एंड बिकॉज इट वाज ए एसी रूम, तो वहां पे विंडोज नहीं थी, उन्होंने एसी चालू नहीं किए थे, एंड मिड एग्जाम में हमारी लाइट चली गई थी। तो वी हैड अ blackout for about 20 minutes, I guess, and most of us started to panic कि क्या एग्जाम वहीं से चालू होगा जहां ड्रॉप किया था, कुछ इशू तो नहीं आएगा, सर्वर इशू तो नहीं आएगा, कहीं टाइमिंग तो नहीं उतनी वेस्ट हो रही है। तो वो सारा कुछ था, बहुत पैनिक हो गए थे सारे। थर्ड टाइम जो मेरा एग्जाम सेंटर था वो एक्सीलेंट। वी हैड गुड चेयर्स, गुड डेस्कटॉप, नथिंग वेंट रॉन्ग। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, थोड़ी बहुत अगर इशू आ रही थी तो वो बहुत प्यार से डील कर रहे थे। बट सेकेंड अटेम्प्ट मैंने मतलब फिगर आउट किया, या मुझे ये समझ में आया कि यू विल हैव आल्सो बी हैव टू प्रिपेयर्ड कि हो सकता है सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग ना जाए। आप बैठे हो एंड ऑन मोमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विद डेस्कटॉप, विद एग्जाम, बहुत ज्यादा आपको पेशेंट और काम रहना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। शांत रहना बहुत जरूरी है।
तो एग्जाम सेंटर बहुत लक पे डिपेंड करता है, एंड लक से ज्यादा मतलब आपको तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मतलब जो भी जूनियर्स होते हैं या आगे दे रहे हैं, एवरीवन हैज टू बी प्रिपेयर्ड कि जो भी आ रहा है आपको काम रहना है, कुछ इशू नहीं आता है, अल्टीमेटली टाइम वहीं से चालू होता है, लाइट गोल हो तो भी पेपर भी कहीं नहीं जाता है, शांत रहना होगा। मुझे ये बताओ कि आप जैसे मतलब जो भी नए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे CSIR नेट के लिए, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगी, क्या आपकी सजेशंस रहेगी? CSIR नेट एग्जाम इज डूएबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। If you are giving certain amount of effort, certain amount of time and dedication and consistency, it is exam to be cracked. It's not impossible. टारगेट करनी चाहिए यूनिट्स दैट यू आर गुड एट। 13 के 13 यूनिट्स अगर नहीं कवर कर सकते हैं आप, या तो 13 का 70% पार्ट कवर करके जाओ, नहीं तो 8 से 9 यूनिट इज सफिशिएंट। If you are preparing 100% of 8 to 9 units and you are repeatedly solving PYQs, it's sufficient. PYQ की बुक मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं, बट बहुत ऑनेस्ट जेन्युइन ओपिनियन आईफास की बेस्ट है, क्योंकि उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। पिक दैट बुक अप एंड सॉल्व इट। एक सेक्शन के पढ़ाई किया, सॉल्व द क्वेश्चंस, दूसरे सेक्शन किया, सॉल्व द क्वेश्चंस, रिवीजन, रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्विंग, और एक टारगेटेड सिलेबस अगर लेके चल रहे हो 8 से 9 यूनिट का, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, एग्जाम इज 100% डूएबल, और कुछ की जरूरत नहीं होती। और एक और चीज, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन, जो यूट्यूब में लास्ट मोमेंट सीरीज निकालती है आईएफएस, जो जैसे हमारे समय में महाकुंभ और जेआरएफ एक्सप्रेस था, इट्स 110% हेल्पफुल, कि वो बहुत अपडेटेड, मेरे बहुत क्वेश्चन फंसे थे वहां से, तो दैट इज ऑल्सो लाइक समथिंग वन शुड लुक फॉर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थैंक यू सर। जर्नी, योर एक्सपीरियंस, योर हार्ड वर्क, और बहुत क्लैरिटी के साथ अपने ये सारी बातें जो है मेरे साथ शेयर की, इसके लिए और एक बार बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और आपका थैंक यू सर। फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे थैंक यू फैमिली की सर। तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।